न्याय निर्णय, या इनको हम कहते हैं प्रमुख वाद। एक केस आया था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। एक केस आया था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संघ या भारत संघ के मामले में। और उस केस में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उसको थोड़ा सा आप समझिए और उसका महत्व क्या है वो भी देखिए। इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। जब एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या निर्णय दिया, तो पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं हल्की सी, फिर केस पकड़ में आ जाएगा तो फिर बात है लिख भी लेंगे। जो लोग पॉल्यूशन करते हैं, अब किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन कर रहे हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हो, और उसके प्रदूषण से अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है उस पॉल्यूशन से, तो फिर जिसने वो पॉल्यूशन फैलाया है उसको उससे निपटाने के लिए भुगतान करना होगा। मतलब अगर पॉल्यूशन, भाई किसी आदमी ने मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया, मेरे कपड़े खराब हो गए, समझिए मेरी बात, अब कपड़े तो खराब हो गए, लेकिन फैसला क्या निकलना चाहिए कायदे में कि भाई जिस आदमी ने कचरा फेंका है उस आदमी को एक तो ये सजा मिले कि वो भविष्य में कचरा ना फैलाए या ना फेंके, दूसरा उसको ये सजा मिले कि जिस आदमी के ऊपर उसने कचरा फेंका है उस आदमी की कपड़ों को साफ करके। अब कितना सरफ साबुन खर्च होगा, कौन उसकी धुलाई करेगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब करनी पड़ेंगी। अब मामला ये था कि जब अवशिष्ट चीजों का अच्छे से निस्तारण नहीं होता तो फैक्ट्री वाले जो होते हैं वो कचरा फेंक देते हैं। उस कचरे को अगर कहीं पे फेंक दिया गया है और वो कचरे से बारिश के माध्यम से या किसी और माध्यम से वो कचरा उड़ के या बह के लोगों के खेतों में चला गया है और उस खेत में जाने से खेती बाड़ी ठप हो गई है, तो लोगों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया है कि जिन कंपनियों के माध्यम से ये काम हुआ है वो कंपनियां पहले तो इसको रोकें, और दूसरे नंबर के बाद जो कचरा उन्होंने फैलाया है, पॉल्यूशन किया है, उस पॉल्यूशन का वो भुगतान करें, और उन लोगों को भुगतान करें जिन लोगों को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आप बात समझ में आ गई। मृदा प्रदूषण अगर कोई करता है, जल प्रदूषण अगर कोई करता है और उससे लोगों को नुकसान होता तो प्रदूषण करने वाली कंपनी क्या करेगी, मुआवजा देगी। ठीक है, ये केस समझ में आ गया, केस क्या था। ठीक है, आज भी ये लागू है। इसमें क्या हुआ देखिए, पहला, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत की स्थापना हुई इस केस के बाद। इस केस के बाद प्रदूषण भुगतान
सिद्धांत की स्थापना हुई। स्थापना हुई जिसमें कीचड़ को हटाना, कीचड़ मतलब कचरा, कीचड़ को हटाना, कौमा मृदा एवं जल संसाधनों को बहाल करना, मृदा तथा जल संसाधनों को बहाल करना शामिल है। पहले इस बात को समझिए, मैंने जो भी बताया प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, जो लोग पोल्यूशन करेंगे वो लोग क्या करेंगे, उसका भुगतान करेंगे, जिनकी वजह से पोल्यूशन फैला। इसे कहते हैं प्रदूषण भुगतान सिद्धांत। करेक्ट। ये किस निर्णय के बाद आया था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को लागू करा। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ के केस में। और क्या कहा कि जो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, उसको हटाएंगे। मृदा पर कचरा फैलाया है तो उसको भी संसाधित करेंगे वो हटा के, और अगर उन्होंने जल संसाधनों को भी दूषित करा तो उनको भी बहाल करेंगे। जो उनके द्वारा काम हुए हैं वो सब उन्हें वो समेटने पड़ेंगे। और क्या कहा गया, उद्योगों से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाएगा। अगर इंडस्ट्री से कचरा फैला है तो ठीक है, तो उद्योगों से प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें यह है कि अगर कोई फैक्ट्री है, कारखाना है और उससे पोल्यूशन हुआ है, चाहे जल संसाधन दूषित हुए हैं या मिट्टी दूषित हुई है, तो ऐसे में जो किसानों को लॉस हुआ है मिट्टी को लेकर, जल को लेकर, उसका मुआवजा कंपनियां देंगी जिनके द्वारा वो पोल्यूशन फैला। ठीक है। हाँ जी, वो मैंने एक दिन बोला भी था कि ऊंची इमारतों ने मेरा घर ढक दिया, लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए है। और ये बहुत सारी जगह बिल्कुल फिट बैठता है बात। भारतीय जीव कल्याण बोर्ड भारतीय जीव कल्याण बोर्ड बनाम बनाम ए नागराज, और ये केस जो आया था सुप्रीम कोर्ट में, ये आया था 2014 में। केस लगाया था किसने, केस लगाया था भारतीय जीव कल्याण बोर्ड ने। जीव कल्याण बोर्ड जो जीव जंतुओं के बारे में हाँ डिसीजन लेते, इसने भारतीय जीव कल्याण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दलील को ओके करा। बोले ठीक है। मामला क्या था सुनिए। देखिए, एक है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहां का है,
तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़, बैलगाड़ी दौड़ यह है महाराष्ट्र का। आदि खेलों पर प्रतिबंध लगाया। आदि खेलों पर प्रतिबंध लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह पशु क्रूरता अधिनियम, क्योंकि यह पशु क्रूरता अधिनियम पता कब का है? कोई बताएगा पशु क्रूरता अधिनियम कब का है जी? 1960 का उल्लंघन है। पशु क्रूरता अधिनियम कब का है? 1960 का उल्लंघन है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में खेल होता है सांड की लड़ाई, और उसमें एक सांड को जो है वो रोका जाता है, काबू में करा जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो जल्लीकट्टू में हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती कभी कभी, क्योंकि वो तो सांड पटक देता है, और कभी कभी उस चक्कर में उस पशु को भी बहुत हद तक नुकसान होता, पशु की भी डेथ हो जाती। ऐसे ही बैलगाड़ी दौड़ है। उस बैलगाड़ी दौड़ में बहुत बार ऐसा होता है कि वो बैलगाड़ी दौड़ते दौड़ते पलट गई, चलाने वाला भी उसमें जख्मी हो गया, और वो जो बैल है उसमें या पशु जो लगाया गया है उसकी भी डेथ हो जाती है ना। और पशु को दौड़ाने के लिए कोई एक्सीलेटर तो है नहीं कि आप एक्सीलेटर दबाओगे और वो पशु भागना शुरू कर देगा। आप उसका मार फेरते हैं, बोलो, दौड़ाने के लिए उसे मारा जाता है। पशु निवारण, पशु क्रूरता अधिनियम ये 1960 का उल्लंघन, और ऐसा नहीं होगा, ये बात आई 2014 में। चलिए दूसरा पॉइंट, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले को पलट दिया। अब 23 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसकी व्याख्या करी और निर्णय दिया नागराज की उस दलील पर जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तमिलनाडु के लोगों का सांस्कृतिक हिस्सा है और सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू है, और किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एक काम करो, फिर कर लो, कट्टू को भी आप मनाओ, और लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पशुओं के साथ में व्यवहार आपका क्रूर ना हो। ठीक है। नील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दलील दी? पहला पॉइंट, जेल मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता।
कैदियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। तीसरा, जेल सुधार व कैदियों के जेल सुधार व कैदियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाए। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाए। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, सवाल यह याद रखना है कि कैदियों के दुर्व्यवहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो किस केस में सुनाया था। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल कैदियों के साथ में अमानवीय हरकत नहीं होगी, उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। और जेल प्रशासन ये ना सोचे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसमें संज्ञान लेगा। पहली बात, मतलब कोर्ट इंटरफेयर करेगा। कैदियों के साथ में कोई भी अमानवीय हरकत नहीं होगी। तीसरा, जेल सुधार और कैदियों के मौलिक अधिकारों के का संरक्षण गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी लेगी। बनाम विश्व दर्शन वितरक लिमिटेड। देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की दिए गए आदेश की अवहेलना करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई की जा सकती है। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में 129 अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और कोई भी उसकी अवमानना नहीं कर सकता। मैं, आप, कोई कंपनी, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का कोई नेता, देश का कोई अभिनेता सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जरूरत कोई नहीं कर सकता। अभी इस केस में जो है एक सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा, केस था
स्पेंसर एंड कंपनी बनाम विश्व दर्शक वितरण लिमिटेड, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में गया और इन्होंने सरकार से सवाल ये पूछा, कोर्ट से सवाल ये पूछा, क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी अवमानना का केस लग सकता है? ये वो मामला स्टाफ का है। हाई कोर्ट के जज होते हैं। अब हाई कोर्ट के जो जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, समझो मेरी बात को, तो जो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी हाई कोर्ट को कोई आदेश जारी करता है और वो उसे इग्नोर कर दे, हाई कोर्ट इग्नोर कर दे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तो क्या उस पर आर्टिकल 129 लग सकता है? यह मामला स्टाफ का है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में कहा कि धारा, संविधान की धारा 129 वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों पर बराबर से कार्रवाई करेगी। मतलब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो, देश के राष्ट्रपति की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, किसी कंपनी के फाउंडर की बात हो या मालिक की बात हो, अगर कोई भी है और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है तो आर्टिकल नंबर 129 के तहत अवमानना का केस उस पर भी लगेगा। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी अवमानना का केस लग सकता है? तो याद रखेंगे कौन सी कंपनी है? स्पेंसर एंड कंपनी बनाम विश्व दर्शक वितरण लिमिटेड। क्लियर होगी बात? किस केस, ये केस ऐसे याद रखने हैं, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं या उसके आदेश को नहीं मानते हैं तो उन पर भी अवमानना की कार्रवाई होगी। आर्टिकल नंबर 129 उन पर भी लगेगा। ठीक है, चलिए एक केस देखिए, डॉक्टर बिसेंट पॉल बनाम भारत संघ। डॉक्टर बिसेंट पॉल बनाम भारत संघ। क्या फैसला इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया? बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना गया। स्वास्थ्य के राइट टू हेल्थ जो है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, जैसे हाँ राइट टू इंफॉर्मेशन है, वैसे राइट टू हेल्थ है। एक अच्छा स्वास्थ्य है, एक बेहतर स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और किसी भी व्यक्ति को उससे वंचित आप नहीं कर सकते। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है? तो नाम सुनेंगे, डॉक्टर बिसेंट पॉल बनाम भारत संघ।
विसेंट पोल बनाम भारत संघ। तो WF बनाम भारत संघ, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। विश्व वन्य जीव कोष की एक इकाई है भारत में। तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो एशियाई शेर हैं वो गिर गुजरात में रहते हैं, है ना, उनके जीवन पे, हाँ, उनके आवास पर कुछ संकट है, तो हम उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं कूनो नेशनल पार्क में। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये मामला जीवों के संरक्षण का है, उनकी हिफाजत का है, ना कि उनको बर्बाद करने का है, तो आप गिर नेशनल पार्क से कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों का ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें सरकार अड़चन डाल रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उस पहलू पर, हाँ, तो एक सवाल बनता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एशियाई शेरों को गिर नेशनल पार्क से कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में रखा जा सकता है अगर मामला उनके संरक्षण का है। ठीक है, तो WW बनाम भारत संघ, एशियाई शेरों को गिर के जंगलों से कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। और यह केस आया था 2013 में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, आप जो है कूनो में शिफ्ट कर सकते हैं एशियाई टाइगर को। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान वैसे है भारत में गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। मैदान की घटना बनाम गृह सचिव, बनाम गृह सचिव। ये केस गया था 30 हजारी कोर्ट में, और 30 हजारी कोर्ट है दिल्ली का। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट की घटना। ठीक है, तो ये 30 हजारी कोर्ट की घटना क्या है, इसमें देखिए, मामला था 2011 का, और 2011 में केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, और लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे। तो वहां एक घटना आपने सुनी होगी कि दिल्ली के रामलीला मैदान पर जब बाबा रामदेव ने आंदोलन करा था, तो रात के समय पुलिस ने उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कार्रवाई करी। और आपने ये भी सुना होगा कि उस कार्रवाई में बाबा रामदेव को भागना पड़ा। बाबा रामदेव वहां से भाग निकले थे। ये आपने सुना होगा, इस तरह की घटनाएं। उस समय लोगों ने अनशन के दौरान, जो लोग अनशन कर रहे थे या हड़ताल कर रहे थे बाबा रामदेव के साथ मिलकर, वो लोग रात में वहीं पर सो गए। जैसा तुमने देखा होगा कि कल को फिर आएंगे तो टेंट लगा लिया या ऐसे ही बैठ के वहीं पर, और फिर वो वहीं सो गए। पुलिस ने सोते हुए लोगों को पकड़ा, पीटा और जेल में भर दिया। ये बात जब 30 हजारी कोर्ट मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची,
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस घटना को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। और किस बात का उल्लंघन है? क्योंकि देखिए रात के समय कोई प्रोटेस्ट तो था नहीं, लोग सो ही रहे होंगे, कुछ बैठ के बातें कर रहे होंगे। भाई रात में ये तो होगा, है ना, किसी मसले को लेकर कुछ लोग इकट्ठे बैठे होंगे, प्रोटेस्ट में बैठते ही हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको उठा लिया, मारा पीटा, जेल में डाल दिया। तो 30,000 रिपोर्ट, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन ये दिया कि ये गलत है। और किसी भी व्यक्ति के जो एक निजता का अधिकार है उसमें व्यक्ति का आराम भी शामिल है, उसमें उसकी नींद भी शामिल है। तो किसी भी व्यक्ति की नींद में अगर आप खलल डालते हैं तो वो असंवैधानिक है। अगर दिन का समय होता तो बात सही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और किसी की भी नींद में खलल डालने का किसी को कोई अधिकार नहीं। तो रात में जिस तरीके से उन लोगों को उठाया गया वो मामला असंवैधानिक घोषित करा कोर्ट ने। ठीक है, तो पहला तो आपको याद रखना है ये मामला जो था, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो किस बात को लेकर दिया? आर्टिकल नंबर 21 को लेकर दिया। इसका मतलब नींद मौलिक अधिकार है। ठीक है, वो अलग बात है कि देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप नहीं सो सकते। अब कोई कहने लगा कि सोना अगर अलाउ हो गया तो मैं तो रोड पर सोऊंगा। भाई रोड पर सोना अलाउ नहीं है। कोई कहने लगा मैं तो जो है ना रेलवे ट्रैक पर खाट डालकर सोऊंगा, मैं तो हवाई पट्टी जहां से एरोप्लेन उड़ते हैं वहीं खाट डालूंगा और सोऊंगा। तो ये अलाउ थोड़ी ना है। लेकिन जहां आप रहते हैं वहां आप आराम से सो सकते हैं और कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसी केस को लेकर बॉम्बे वाला केस मैंने बताया था कि अगर कोई फुटपाथ पे भी सो रहा है और वो सेफ जगह है सोने के लिए, तो खतरा नहीं है जान का उस व्यक्ति को, तो उसे डिस्टर्ब ना कर। अब बात समझ में आ गई? ये मामला क्या था देखिए। हाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई, केस समझ में आ गया, 2011 का केस था और 2011 का केस था ये वाला। इस केस में अच्छा समझ में आ गया रामलीला मैदान कहाँ की घटना है? ये दिल्ली की घटना है ना। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए सब बातें लिखनी जरूरी नहीं होती, कुछ खास खास लिखेंगे डिसीजन, है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई गैर कानूनी थी। पुलिस की कार्रवाई गैर कानूनी थी और इससे भीड़ के सोने के और इससे भीड़ के सोने के मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन हुआ है जो अनुच्छेद 21 के तहत जो अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक स्वतंत्रता है। संवैधानिक स्वतंत्रता है। तो इस केस में
क्या करा गया, पुलिस ने, जो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी थी भीड़ के साथ, उसे गैर कानूनी बताया। किसने? दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो केस समझ में आ गया। रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, आती नहीं आती? अब उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है होम मिनिस्ट्री में, वो होता है गृह सचिव। हम गुजरात राज्य, त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य। ठीक है, त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य, केस है 1989 का, 1989 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मामला सुनाया, और मामला क्या सुनाया उसको सुनिए पहला। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में कहा कि मृत्यु दंड के निष्पादन में, मृत्यु दंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी, अत्यधिक देरी जो अमानवीय और अपमानजनक हो, अपमानजनक है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और इसे मृत्यु दंड को, और इसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में बदलने का आधार माना जा सकता है। कारावास में बदलने का आधार माना जा सकता है। अब मैं आपको पूरा केस पढ़ाता हूं। कोर्ट का डिसीजन ही हमें लिखना होता है। केस क्या था, बड़ी बड़ी लंबी फाइलें हैं, 500 हजार हजार पेज की होती हैं, है ना। कौन सी हमें वकालत करनी है, ना हमें जज बनना, है ना, हमें तो दरोगा बनना। ठीक है, जो फैसले को ऑन द स्पॉट ही निपटा दे, है नहीं है। मामला क्या है, मामला सुनिए। त्रिवेणी बेन का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। त्रिवेणी बेन के ऊपर 3 मर्डर का आरोप था, और जो सेशन कोर्ट था, जिले में नहीं होता सत्र न्यायालय, उसने उनको मृत्यु दंड की सजा दी। किसको? किसको? त्रिवेणी बेन को। कौन से कोर्ट ने? सेशन कोर्ट। उन्होंने मुकदमा आगे बढ़ाया, और मुकदमा पहुंचा किसके पास? हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में केस चला, और केस चलने के बाद में हाई कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि जो सजा सेशन कोर्ट ने दी है, पिछले कोर्ट ने दी है, वो राइट है। इसका मतलब त्रिवेणी बेन की सजा, जो मृत्यु दंड थी, फांसी की सजा थी, वो बरकरार रखी। उसके बाद वो केस पहुंचा, उन्होंने आगे अपील करी देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फाइल को पलटा, पढ़ा, केस चला 1-2 साल, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी और कहा कि जो पिछला फैसला है वो ओके है, और हम पिछले फैसले के साथ जाते। करेक्ट। अब मृत्युदंड के मामले में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के पास दया याचिका,
राष्ट्रपति के पास में दया याचिका लगाई गई। वो फाइल राष्ट्रपति के दफ्तर में पड़ी रही बहुत समय तक। उसके बाद में राष्ट्रपति ने उस फाइल को उठाया, उसकी धूल साफ कराई और कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया होगा वो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, अर्थात हम मृत्युदंड के पक्षधर। इस काम को बीतते बीतते कई साल बीत गए। कई साल बीत गए तो फिर जो है एक रिट लगाई गई और ये कहा गया कि ये आदमी जो त्रिवेणी बेन जिनका नाम है, ये आदमी, हाँ, कि जो मृत्युदंड की सजा है वो कब दी गई थी? वो दी गई थी 4 साल पहले या 3 साल पहले, जब सत्र न्यायालय ने उनको मृत्युदंड की सजा दी थी। और आज 3 साल या 2.5 साल या 2 साल बीत गए हैं इस काम को, और इस आदमी ने तमाम यातनाएं सही हैं हर कोर्ट के सामने, और तमाम, हाँ, जो मतलब दिक्कत है वो इस आदमी ने उठाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति जिसे मृत्युदंड की सजा मिली है लेकिन उसका निष्पादन नहीं हुआ है, फांसी नहीं हुई है और समय बहुत लग गया है, तो उन्होंने कहा ये अमानवीय है और ये अपमानजनक भी है और ये धारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 21 का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी आदमी को आप अपमानित नहीं कर सकते और अमानवीय सजा नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आदमी को मृत्युदंड मिला है, अब उसकी सजा चूंकि मृत्युदंड की लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है, ऐसी स्थिति में इस आदमी को मृत्युदंड की जगह क्या दिया जाए? आजीवन कारावास। अब उसकी तो होगी बल्ले बल्ले, जेल में रंगे रंगे तो जिंदा है भाई, है, नहीं तो पत्ता ही साफ हो रहा था। तो ये मामला समझ में आ गया क्या था? इसका मतलब यह है कि अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी आदमी की सजा, जिसे मौत की सजा मिली है और वो लेट अगर हो गई है, तो इस केस के तहत वो उम्र कैद में बदल सकती है। ठीक है, उम्र कैद में। क्लियर? चल, एक केस है शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। एक केस आया शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी लिख दूं, समझ तो गए एससी का मतलब? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड की तामील में मृत्युदंड की तामील में लंबी देरी महत्वपूर्ण है। लंबी देरी महत्वपूर्ण है। और ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि और ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि 2 साल से अधिक की देरी 2 साल से अधिक की देरी स्वतः ही मृत्युदंड को स्वतः ही मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दे। आजीवन कारावास में बदल दे। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस भी आप समझ गए। त्रिवेणी बेन का केस अभी समझाया मैंने। अब केस है केसरी शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। मामला क्या है?
मामला लगभग पैरेलल है, दोनों मामले एक दूसरे के समानांतर। हुआ क्या कि शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में शेर सिंह के ऊपर भी हत्या के आरोप थे और वो आरोप सिद्ध हो गए और कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया। कोर्ट ने जब उनको दोषी मान लिया तो उनको भी मृत्युदंड की सजा दी, मौत की सजा। अब एज ए फांसी मान लो, एज ए फांसी की सजा मान सकते हो आप, मृत्युदंड कैसे भी हो सकता। लेकिन उनको मृत्युदंड नहीं दिया गया 2 साल तक। जब 2 साल से ज्यादा बीत गए, उन्हें फांसी नहीं हुई, तो उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पुनः खटखटाया। वो भी ऐसे गए होंगे, है ना, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट से राष्ट्रपति, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति, और वहां से दया याचिका खत्म हुई तो उन्होंने 2 साल जैसे ही बीते तुरंत दरवाजा खटखटा दिया, किसका? सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी की फांसी की सजा, मृत्युदंड की सजा में अगर देर होती है तो उसे किस रूप में बदला जा सकता है? आजीवन कारावास में। यहां सुप्रीम कोर्ट ने अलग डिसीजन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड की तामील में लंबी देरी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सरकारी प्रोसेस चलता, देर लगती है, और ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं कि 2 साल से अधिक की देरी अगर होती है मृत्युदंड में तो उसे स्वतः ही मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दें। ऐसा कोई नियम नहीं है, निश्चित नियम नहीं है। इसका मतलब नियम तो है लेकिन अनिश्चित है, नियम तो है लेकिन वो अनिश्चित है। और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शेर सिंह की फाइल को खारिज कर दिया, और अगर फाइल अगर खारिज हो गई तो फिर वो फांसी दी गई। बात समझ में आ गई? अब ये दोनों केस है, ठीक, जो आपको मैंने समझा। सेवा आश्रम ये एक संगठन था, ठीक है, बनाम उत्तर प्रदेश। ये 1986 का केस था। अब मैं पहले इसे शॉर्टकट में आपको समझा दूं मामला क्या था। मामला इस केस का ये था, वनवासी एक संगठन था, और वो किसने बनाया होगा? वन में रहने वाले लोगों, जंगल में रहने वाले लोगों का एक संगठन था। सरकार ने जंगल की जमीन पर कब्जा करने के लिए या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराने के लिए उन लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। किनको? जो वनों में रह रहे थे, जिनकी जीवन की आधारशिला वन भूमि थी। तो सरकार ने कहा कि ये जमीन सरकारी है, टेंट पेंट उखड़ो, निकलो यहां से। अब उन्होंने कहा बेचारे कहां जाए, उनको कौन सा घर है? तो उनका संगठन था वनवासी सेवा आश्रम। इसको लेकर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सरकार का मानना यह था, सरकार ने कहा कि हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कराएंगे, और कंस्ट्रक्शन का काम जो पब्लिक सेक्टर में होगा वो सबके हित में होगा। जैसे रोड बना रही सरकार, अब रोड बना रही तो सभी चलेंगे ना उस पर, है ना। तो उन्होंने कहा कि यहां हम पब्लिक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं जो कि लोगों के लाभ के लिए होगा। तो उन लोगों ने ये कहा, जो वनवासी समूह की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताओ, हम वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और आसपास की जो भूमि है वो हमारे जीवन का आधार है। अगर हम यहां से चले जाएंगे तो हम जाएंगे कहां? तो बात तो दोनों की ठीक है, नहीं है? बात दोनों पक्षों की सही है कि नहीं है? ऐसे में कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला और यह कहा कि सरकार पहले इन लोगों की, जिनको वो हटा रही है, उनके रहने का इंतजाम करे। दूसरी बात, उनकी जीविका का इंतजाम करे। भाई रहने के लिए आपने घर तो दे दिया, लेकिन जो कमाने खाने की जंगल की जमीन थी, अब उनका जीवन उस पर डिपेंड था, अब वो तो उनसे छूट गई, तो उनके खाने और कमाने का इंतजाम सरकार करे। बात समझ में आ गई? तो सरकार जिन वन भूमि से लोगों को हटाया सरकार ने, उनको रहने की जगह दी और उनकी जीविका चलाने के साधन उपलब्ध सरकार ने कराए। ये केस कौन सा था? वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश, 1986 का केस था। देखिए, आदिवासियों के भूमि अधिकार महत्वपूर्ण है,
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जो मैं बातें लिखवाता हूं ना ये सुप्रीम कोर्ट की हैं, ठीक है। तो मैं लिखता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता भैया, हम सब तो सुनेंगे है ना। तो आदिवासियों के भूमि अधिकार महत्वपूर्ण है। आदिवासियों के भूमि अधिकार महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है। लेकिन राज्य को विकास के लिए, लेकिन राज्य को विकास के लिए भूमि का उपयोग करने का, भूमि को उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है। अगर देखो इतनी बात कहकर सुप्रीम कोर्ट रुक जाता तो जाहिर सी बात है उन लोगों का गला घुट जाता जो वहां से हटाए जाते। होता कि नहीं होता। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासियों को उनकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल करने से पहले, भूमि से बेदखल करने से पहले पुनर्वास और आजीविका के, पुनर्वास व आजीविका के वैकल्पिक साधन, वैकल्पिक साधन प्रदान करने होंगे। अब ये कौन करेगा भाई, ये कौन करेगा? उनको आजीविका के वैकल्पिक साधन और उनका पुनर्वास कौन करेगा? जो हटाएगा। हटा कौन रही है? सरकार। तो इस व्यवस्था को कौन अंजाम देगा फिर? केस समझ में आ गया? केस पूरा समझ में आ गया? वनवासी, हाँ, सेवा आश्रम का जो केस था वो वन भूमि से लोगों को हटाए जाने के संबंध में। ठीक है, चलो।